नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दौर में झांकने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की शुरुआत के ब्रिटिश साहित्य और समाज के, और इसके लिए हम A.C. वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर का सहारा लेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे विक्टोरियन युग की वो जो पत्थर जैसी मजबूत दुनिया थी, वो 20वीं सदी के सवालों और बेचैनी से टकराकर कैसे बिखर गई। ये सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं है, ये उन विचारों की जड़ तक पहुंचना है जो शायद आज भी हमारे साथ हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और वॉर्ड की किताब हमें दरअसल दो अलग अलग दुनियाओं में ले जाती है। एक है विक्टोरियन युग, जहां सब कुछ स्थायी था, मतलब दुनिया एक मजबूत घर जैसी थी जिसकी नींव कभी नहीं हिल सकती। और दूसरी है 20वीं सदी, जहां सब कुछ रेत की तरह था। हाँ, जहां वही घर जैसे एक कैंप बन गया था और सब कुछ बस बह रहा था। तो इसी विक्टोरियन सोच से शुरू करते हैं। उनके लिए साम्राज्य, धर्म, परिवार, ये सब क्या थे? ये सब अंतिम सत्य थे, उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। उनकी सोच के केंद्र में थी स्वीकृति की भावना। स्वीकृति की भावना मतलब जो विशेषज्ञ या अधिकारी कहते थे, लोग उसे मान लेते थे, आंख बंद करके। वॉर्ड एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जब डार्विन और बाइबल में टकराव हुआ। हाँ, विकासवाद और सृष्टि की कहानी। जी। तो बहस ये नहीं थी कि हमें किसी अधिकारी की बात माननी ही क्यों चाहिए। बहस ये थी कि किस अधिकारी की बात ज्यादा भरोसे लायक है, चर्च की या विज्ञान की। अच्छा, तो लोगों को बस एक नया सहारा चाहिए था, वे सवाल नहीं पूछना चाहते थे। बिल्कुल, वे बस पुष्टि चाहते थे। और फिर आती है 20वीं सदी, और वो इस पूरे घर पर ही हथौड़ा चला देती है। मुझे H.G. वेल्स का वो कोटेशन बहुत पसंद आया जो वॉर्ड ने दिया है, हाँ, वो कमाल का है कि दुनिया अब एक घर नहीं बल्कि घर की जगह पर लगा एक कैंप है। क्या फर्क है, एक स्थायी घर और एक अस्थायी कैंप। बिल्कुल, जैसे हम बस इंतजार कर रहे हैं कि असली सभ्यता कभी शुरू होगी। करो, जांच करो, परखो। किसी भी चीज को यूं ही मत मान लो। हाँ, चाहे वो विचार कितना भी पवित्र या वैज्ञानिक क्यों न माना जाता हो, जब तक आप उसे खुद न कस लें, वो सिर्फ एक अंधविश्वास है। उनके नाटक मेजर बाबरा में एक डायलॉग है जो सीधे इसी बात पर चोट करता है जी। कि दुनिया अपनी पुराने इंजन तो फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों और अपनी पुरानी नैतिकता से चिपकी रहती है। ये तो सीधी सीधी विक्टोरियन सोच पर एक तमाचा था। और यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस सवाल उठाने वाली आंधी का असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ। अच्छा। शॉ के विचारों को पढ़ने वाले बहुत से लोगों के लिए ये एक ताजगी भरी हवा थी। उन्हें लगा जैसे वे दिमागी गुलामी से आजाद हो गए हैं। लेकिन जाहिर है हर किसी को ये आजादी अच्छी नहीं लगी होगी। बिल्कुल नहीं। दूसरों के लिए ये अनुभव बहुत डरावना था। जैसा शॉ की ही एक किरदार बारबरा कहती है, मैं उस चट्टान पर खड़ी थी जिसे मैं हमेशा से अटल मानती थी, और वो मेरे पैरों के नीचे से खिसक कर ढह गई। अरे बाप रे। जब आपके सारे सहारे एक झटके में ढह जाएं, तो एक आध्यात्मिक शून्य पैदा हो जाता है, एक खालीपन। आप दिशाहीन महसूस करने लगते हैं। तो जब समाज में इतनी बड़ी उथल-पुथल मची हो, तो इसका असर साहित्य पर कैसे पड़ा? लेखकों ने इसे कैसे देखा? बहुत गहरा असर पड़ा, और यहीं से साहित्य मोटे तौर पर दो बड़े खेमों में बंट गया। पहला खेमा था फेबियन सोसाइटी से जुड़े लेखकों का, शॉ और H.G. वेल्स जैसे लोग। जी। और उनका नारा था जीवन के लिए कला। जीवन के लिए कला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब था कि साहित्य का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना है। उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। जिन लोगों का मकसद हर आम इंसान की जिंदगी बेहतर बनाना था, उन्हीं के बनाए सिस्टम ने उस इंसान को एक नंबर बना दिया, एक कंप्यूटर के पंच कार्ड जैसा। सही। और इसने H.G. वेल्स के कॉमन मैन, यानी एक आजाद सोच वाले आम आदमी की जगह मास मैन को जन्म दिया। एक पहचान खो चुकी भीड़। बिल्कुल। तो अगर एक तरफ ये लोग थे जो साहित्य से समाज सुधार रहे थे, तो दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था ब्लूम्सबरी ग्रुप, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर और जॉन मेनार्ड कीन्स थे। हाँ, महान अर्थशास्त्री कीन्स। और इनका झुकाव था कला के लिए कला की तरफ। सामाजिक सुधार से कोई लेना देना नहीं। ज्यादा नहीं। उनके लिए सौंदर्य, व्यक्तिगत रिश्ते और बौद्धिक बहस ज्यादा जरूरी थी। लेकिन वार्ड लिखते हैं कि वे कमतर दिमागों को नीचा देखते थे। तो फिर ऐसे लोग जो इतने एलीट थे, उनका असल दुनिया पर इतना गहरा असर कैसे पड़ गया? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें कीन्स से मिलता है।
कीन्स ने 1919 में किताब लिखी द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस। अच्छा। और इस किताब में उन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई संधि की धज्जियां उड़ा दी। वार्ड बताते हैं कि कई लोगों का मानना है कि इस एक किताब ने जर्मन लोगों के मन में ये भावना भर दी कि उनके साथ भयानक अन्याय हुआ है। और इसी अपमान की भावना ने हाँ, शायद अनजाने में ही हिटलर और दूसरे विश्व युद्ध के लिए जमीन तैयार कर दी। तो एक तरफ समाज को बदलने वाला साहित्य, दूसरी तरफ कला के लिए कला। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जब साहित्य आम पाठक से बहुत बहुत दूर चला गया। वार्ड इसके लिए साल 1922 को एक मील का पत्थर मानते हैं। हाँ, 1922। 2 किताबें आई जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, जेम्स जॉयस की यूलिसिस और टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड। और इनके साथ क्या हुआ? वार्ड के शब्दों में साहित्य एक गूढ़ रहस्यमयी किले में सिमट गया। मतलब अब वो हर किसी के समझने की चीज नहीं रही। जबकि पहले के लेखक जैसे थॉमस हार्डी या रुडयार्ड किपलिंग, उन्हें तो एक आम पढ़ा लिखा इंसान भी पढ़ सकता था और मजा ले सकता था। यहाँ आकर्षक बात यह है कि आलोचकों और आम पाठकों की दुनिया में एक गहरी खाई पैदा हो गई। कैसे? बुद्धिजीवी आलोचक कहने लगे, अरे अब जॉन गाल्सवर्दी को कौन पढ़ता है? लेकिन लोग तो पढ़ रहे थे। हाँ, बिक्री के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे थे। गाल्सवर्दी की किताब द फोरसाइट सागा बिकती रही और अपने 50वें संस्करण तक पहुंच गई। क्या बात है! तो ये साफ दिखाता है कि एक छोटा सा बौद्धिक वर्ग जो पढ़ रहा था वो आम जनता की पसंद से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। और इसी बौद्धिक दुनिया की एक मजेदार कहानी भी है जो वार्ड सुनाते हैं। हाँ, प्रोफेसर विलियम एम्सन वाली। जी, वो अपने बहुत बारीक विश्लेषण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने टी.एस. एलियट की एक कविता का शानदार विश्लेषण किया और एक लाइन की अस्पष्टता को कविता का केंद्रीय भाव बता दिया। उस पर एक पूरी थ्योरी खड़ी कर दी। पूरी थ्योरी? और फिर पता चला कि वो अस्पष्टता एलियट की कलम से नहीं बल्कि एक प्रिंटर की गलती से आई थी। ये तो कमाल है। मतलब एक पूरी एकेडमिक थ्योरी एक टाइपिंग की गलती पे खड़ी थी। हाँ, एक पुराने एडिशन में गलती से कॉमा बदल गया था। ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये दिखाता है कि साहित्य को जानबूझकर कितना मुश्किल बनाया जा रहा था। आप इसे एक तरह का बौद्धिक अहंकार कह सकते हैं। वार्ड जेम्स जॉयस पर लिखने वाले स्टुअर्ट गिलबर्ट का जिक्र करते हैं, जो कहते हैं कि जॉयस ने कभी भी बौद्धिक सत्ता को मानसिक रूप से कमजोर भीड़ के सामने झुकने नहीं दिया। और टी.एस. एलियट ने भी यही कहा कि कविता सबकी समझ में आए ये जरूरी नहीं। साफ था, वे एक चुने हुए खास पाठक वर्ग के लिए लिख रहे थे, आम जनता के लिए नहीं। और फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद की दुनिया तो बिल्कुल अलग थी। वेलफेयर स्टेट आ चुका था, लोगों के पास नौकरियां थीं, सामाजिक सुरक्षा थी, कागज पर तो एक आदर्श दुनिया बन चुकी थी। लेकिन क्या असल में ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। और यही 20वीं सदी का सबसे बड़ा सदमा था। आर्थिक चिंताएं दूर होने के बावजूद लोगों में खुशी नहीं आई, बल्कि एक अजीब सा उदास असंतोष समाज में फैल गया। अपराध जिन्हें हमेशा गरीबी से जोड़ा जाता था, वो समृद्धि के दौर में और बढ़ गए। और एक नई बीमारी ने समाज को जकड़ लिया, भौतिकवाद। हाँ, कीपिंग अप विद द जोन्स, पड़ोसियों से बेहतर दिखने की अंतहीन होड़। और इस नए माहौल को बनाने में कुछ नई ताकतों का भी हाथ रहा होगा। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी ताकत थी विज्ञापन की दुनिया। विज्ञापन अब सिर्फ चीजों की जानकारी नहीं दे रहे थे, वे चालाकी से डेप्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब हमारे अनजाने डल और इच्छाओं को निशाना बना रहे थे। जी, वे बियर और चॉकलेट जैसी चीजों को प्यार, सेक्स और सफलता से जोड़कर बेच रहे थे। वॉन ने नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिसमें चिंता जताई गई थी कि विज्ञापन सिगरेट और शराब पीने को मर्दाना बताकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। और इसी असंतोष और बनावटी दुनिया के खिलाफ एक विद्रोह ने जन्म लिया, युवाओं का विद्रोह। और इसका चेहरा बने बीटनिक्स। यह आंदोलन अमेरिका में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी लहर ब्रिटेन तक पहुंची। जैक के रूएक की किताब ऑन द रोड इनके लिए बाइबल जैसी थी। ये बीटनिक्स थे कौन? मतलब उनका विरोध किस चीज से था? वे हर चीज के खिलाफ थे, समाज के नियम, परंपरा, नौकरी, परिवार, सब कुछ। वो समाज से पूरी तरह बाहर निकल जाना चाहते थे। हाँ, लेकिन इसमें एक गहरी विडंबना थी। वो क्या? वे जिस समाज से इतनी नफरत करते थे उसी पर पूरी तरह निर्भर थे। खाने के लिए, कपड़ों के लिए और सड़क पर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने के लिए वे उसी सिस्टम के मोहताज थे जिसे वे कोसते थे। उनका पहनावा भी एक विद्रोह था। हाँ, लड़के लड़कियां दोनों ही घिसी हुई जीन्स और ढीले ढाले स्वेटर पहनते थे। उनमें फर्क करना मुश्किल था। तो ये समाज द्वारा तय लैंगिक भूमिकाओं को भी एक चुनौती थी। बिल्कुल, ये अधिकार के प्रति तिरस्कार की एक भावना थी। ये उस दौर के व्यंग में भी दिखी, जिसे वार्ड घटिया व्यंग कहते हैं।
जिसका मकसद आलोचना नहीं, सिर्फ मजाक उड़ाना था। हाँ, हर चीज को नीचा दिखाना। और साथ ही मनोरोग का एक नया चलन शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा मानो हर इंसान एक जांच का मामला हो। अब असामान्य होना ही नया सामान्य बन गया था। तो कुल मिलाकर हमने विक्टोरियन युग की ठोस चट्टान से लेकर 20वीं सदी के मध्य की उस बिखरी हुई, सवाल करती और बेचैन दुनिया तक का सफर तय किया। एक ऐसी सदी जिसमें एक तरफ तो जबरदस्त प्रगति हुई, लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत कहीं भीतर से खोखली होती गई। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ साहित्य की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि जब किसी समाज की नींव हिल जाती है, जब पुराने सच मायने खो देते हैं, तो इंसान कैसे प्रतिक्रिया देता है। कुछ आज़ादी का जश्न मनाते हैं, कुछ खो जाते हैं, और कुछ हर चीज के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और आखिर में वार्ड एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, वे पूछते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क्या वो चीजें जिन्हें हम विक्टोरियन युग का पाखंड कहते थे, अब हमें प्रशंसनीय संयम और शालीनता जैसी नहीं लगने लगी हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। तो आज के श्रोताओं के लिए हम यही सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का प्रदर्शन कर रहा है, जहां व्यक्तित्व का पंथ सबसे ऊपर है, क्या विक्टोरियन संयम का वो विचार हमारे लिए कोई मायने रखता है, या फिर उनकी दुनिया एक ऐसे झूठ पर बनी थी जिसका टूटना तय ही था? इस पर सोचिए। हाँ।